मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके पर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कार्लॉस का नियम। कार्लॉस का नियम जो है वो जो महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे आज। कार्लॉस का नियम क्या कहता है? कार्लॉस का नियम बताता है समतंत्र अभिगमन। समतंत्र अभिगमन का मतलब होता है चलना, यानी ये कार्लॉस का नियम कौन सा नियम है? ये नियम संबंधित है समतंत्र अभिगमन का नियम। समतंत्र अभिगमन या अभिगमनांक भी कह सकते हैं, अभी तो अभिगमन की बात करते हैं। अभिगमन का नियम, अभिगमन किन का? गति करना। किन की? आयनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नियम क्या कहता है बेटा? ये नियम बताता है चालकता को। किसकी चालकता को? कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है, तो विद्युत अपघट्य की चालकता को बताता है, ठीक है। हमने ले लिया NaCl, तो बेटा NaCl की चालकता कैसे ज्ञात की जा सकती है? तो ये क्या कहता है कि NaCl की मोलर चालकता याद करनी है तो वो केवल अनंत तनुता पर ज्ञात की जा सकती है। अनंत तनुता पर। अब इस चीज को समझ लीजिए। अनंत तनुता का मतलब है किसी भी विद्युत अपघट्य में पानी मिलाने की, वाटर मिलाने की या कोई भी विलायक मिलाने की अंतिम सीमा, जहां तक चालकता पॉसिबल है, उससे ज्यादा अगर जल मिलाया, वाटर मिलाया उसमें, तो फिर उसमें चालकता नहीं होगी। आपको लास्ट लिमिट तक उसमें वाटर क्या करना है? ऐड करना है। वो होगी अनंत तनुता। बहुत ज्यादा पानी है, NaCl की मात्रा बस इतनी है कि केवल कनेक्शन हो रहा है, चालकता हो रही है, ठीक है। हालांकि अनंत तनुता पर चालकता अच्छी होती है, आयनों को गमन करने के लिए, गति करने के लिए स्पेस मिलता है। दूसरी चीज, विद्युत अपघट्य लिया NaCl, अनंत तनुता हमने कर ली। अब इस अनंत तनुता पर इस NaCl की बेटा मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। इस मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया कि इस विद्युत अपघट्य के आयन तोड़े गए तो Na+ और Cl- आया। तो कार्लॉस क्या कहता है? कार्लॉस कहता है कि अगर इसकी चालकता को याद ही करनी है तो दोनों आयनों की चालकता याद कर लो। दोनों आयनों में Na+ Cl- की चालकता याद कर लो। तो क्या कहता है? चालकता निकालनी है NaCl की अनंत तनुता पर, तो आप चालकता NaCl Na+ की और चालकता किसकी? Cl- की, दोनों की ऐड कर दो। दोनों की चालकताओं को यदि ऐड कर दोगे तो आपको NaCl की चालकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि HCl की चालकता निकालो। किसकी निकालो? HCl की चालकता निकालो। तो HCl की चालकता कैसे निकालेंगे? तो HCl की चालकता के लिए होगा H+ की चालकता और Cl- की चालकता। ये सबके लिए अप्लाई होता है बेटा। ये कहता है कि सोडियम एसीटेट जो होता है, इसकी चालकता निकालो अनंत तनुता पर। तो एसीटेट आयन की चालकता होगी प्लस Na+ की चालकता होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? दोनों की चालकता को जोड़ते जाओ। आपको कहता है कि एसिटिक अम्ल की चालकता कितनी होगी? तो एसिटिक अम्ल ये हो गया, चालकता होगी, चालकता किसकी? एसीटेट आयन की चालकता अनंत तनुता पर प्लस H+ की चालकता। ओके, अब इन चालकताओं को इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। बट ये तो हुआ इसका नियम, ओके। अब इस नियम से अनुप्रयोग आता है, तो कहता है कि कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो बताओ उसकी चालकता कैसे निकाल लोगे आप? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास ऐसे आया कि आपको एसिटिक अम्ल की ही चालकता निकालनी है। ये कौन सा नियम था? समतंत्र अभिगमन का नियम था बेटा। मैंने कहा क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन इस प्रकार से आया है कि आपको क्या करनी है? चालकता निकालनी है इस प्रकार से। किसकी? जैसे आपको कहता है एसिटिक अम्ल की चालकता निकालनी है, तो एसिटिक अम्ल की चालकता के लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप दोनों आयनों की चालकता निकालोगे। बट ये पॉसिबल नहीं है बेटा। CH3COO- और चालकता किसकी? H+ की। आप ये सोचो, जब आपको इसकी चालकता ज्ञात ही नहीं है तो आप इस नेगेटिव पॉजिटिव की चालकता लाओगे कहां से? समस्या हुई ना। ये केवल चालकता किसी सोल्ट की निकाली जा सकती है, किसी सोल्ट की निकाली जा सकती है, और वो ऑलरेडी मेजर होती है, पता होती है। कहने का मतलब ऐसा है, आपको ये सैद्धांतिक मान मिलेगा NaCl की चालकता कितनी होती है अनंत अनुता पर। ये फिक्स वैल्यू मिलेगी इसकी। HCl की फिक्स वैल्यू मिलेगी, मतलब ये ज्ञात है। इनकी ज्ञात नहीं है, ये तो रूल बना है इसका।
भी आई कहां से ज्ञात है, मैंने कहा इसकी ज्ञात है, इसकी ज्ञात है, इसकी ज्ञात है, वे इन दोनों से आती है, पर आई कैसे ज्ञात कैसे करे इसको प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रैक्टिकली रूप से यदि आपको इसकी चालकता पूछ ले तो प्रैक्टिकल तो यहां कर नहीं सकते, आयनों की चालकता निकाल नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर देखिए एक बार इसको कि जो एसिटिक अम्ल है वो किससे मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है, एसीटेट से H+ से। हमारे को तो केवल एसीटेट से H+ से मतलब है, बाकी हमारे को काम के नहीं। ठीक है, तो क्यों ना हम अपना काम बनाने के लिए दूसरों का यूज करें और बाकी यूज करके वो काम में भी आ जाए, समझ रहे हो ना? और हमें किसकी चालकता निकल जाए? इसकी चालकता भी निकल जाए। मैंने ये कहा है कि चालकता तो इनकी पता है, चलो ठीक है, हमें पता फिर इनका यूज करना है। इनका यूज करके आप कैसे इसकी चालकता निकाल सकते हो, सोचो थोड़ा सा। देखिए एसीटेट H+ रखना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए एसीटेट कहां है? एसीटेट देखो इसमें है, नंबर 3 वाले में एसीटेट है, और H+ कहां है? इसमें है। समझना इस चीज को। देखिए मैंने कहा आपको एसीटेट रखना है, H+ रखना है, तो इसको कैसे रखिए आप? इस प्रकार रखोगे कि ये तो हुआ हमारा एसीटेट, परंतु पूरा लेना पड़ेगा लवण सहित बेटा। ले लिया तो ये हुआ सोडियम एसीटेट। दूसरा HCl, तो जोड़ना ही पड़ेगा HCl। इस चीज को समझना, HCl हुआ। ओके ठीक है, तो आपको पता है एसीटेट तो यहां से आ जाएगा, H+ यहां से आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्या है? NaCl। तो क्यों ना आप NaCl की चालकता को घटा दो, तो घटा दिया NaCl। बेटा यहीं से समझ में आ गया कि यदि आप बेटा क्या करो, सोडियम एसीटेट और H+ की चालकता को जोड़ो और NaCl की घटा दो, तो Na से Na कट गया, Cl से Cl कट जाएगा। चालकताओं के लिए दोनों की अलग अलग चालकता लिखेंगे, इसकी चालकता अलग, इसकी चालकता अलग, दोनों को ऐड, इसकी H+ की चालकता, Cl- की चालकता ऐड, फिर घटाना NaCl Na की चालकता और Cl की चालकता अलग अलग लिखेंगे। ठीक, घट गया और बच क्या गया? H+ की चालकता बचेगी, एसीटेट की बचेगी। क्या हमने इनकी चालकता निकाली? नहीं निकाली, हमने केवल इन लवणों का यूज किया, इन दो लवणों को जोड़ा और तीसरे लवण को घटा देंगे। लवण नहीं, चालकताओं की बात कर रहा हूं मैं कि इनकी चालकता। देखिए इसको समझाने के लिए लिखा है सिंपल रूप से मैंने, चालकता के साथ आएगा इसकी चालकता और इसकी चालकता को जोड़ दूंगा, NaCl की चालकता को घटा दूंगा, तो मेरे पास एसिटिक अम्ल की चालकता निकल के आ जाएगी। और दूसरा अनुप्रयोग होता है अभिगमनांकों की गणना। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग है जो आपको ध्यान रखने हैं, किसके? कार्ल-राउस के नियम के। इसी के साथ कार्ल-राउस का नियम होता है कंप्लीट। हम बात करते आगे किसकी? कार्ल-राउस के नियम के बाद में जो सेल है उनकी। कौन से सेल है? देखिए एक सेल हमने पढ़ लिया है, विद्युत अपघटनीय सेल। दूसरा सेल देखो, विद्युत अपघटनीय सेल हमने बनाया था और मानव द्वारा निर्मित होता है। किसने बनाया था? मानव ने बनाया था और मानव द्वारा निर्मित था। ठीक है, अब जो सेल पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल उल्टा काम करता है, उसके विपरीत। देखिए उस सेल में हमने पढ़ा था कि जो सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। यहाँ उल्टा है, विद्युत रासायन यानी विद्युत रसायन से बनती है। बोले तो वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, समझना इस चीज को, वो सेल जो रासायनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। ओके, तो देखिए सबसे इसका एग्जांपल सबसे पहले जो बनाया गया वो डेनियल के द्वारा, वोल्टाई वैज्ञानिक था, गेल्वनी था, उनके द्वारा एक सेल बनाया गया जिसका नाम भी वही रख दिया गया, जिसका नाम है गेल्वनी सेल, डेनियल सेल, या इसी का नाम है वोल्टा सेल या वोल्टियस सेल। सबसे पहला सेल बनाया गया यही। ठीक है, यानी केमिकल फॉर्म में जो काम करे, केमिकल से विद्युत ऊर्जा बनाए। हालांकि बनाता मानव ही है सबको, बट वो तो कभी कभी यूज के लिए बनाते हैं, ये परमानेंटली यूज, लंबे समय की यूज, या आपको कभी फ्यूचर में यूज करना हो तब के लिए बनाते हैं। वो कभी
एट दिस मोमेंट जब भी आपको काम में लेना हो तब बनाते हैं। ओके, हम बात करते हैं ये क्या सेल है, कैसे काम करता है। देखिए, इसके लिए दो पात्र लिए गए, अलग अलग पात्रों में बनाया था। बड़ा सेल था, हालांकि इसको आज विकसित कर दिया गया है। आज कैसे कर दिया गया वो मैं बताऊंगा आपको। एक पात्र लिया गया जिसमें भरा गया सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन के लिए विद्युत गठ्ठे कहते हैं, और विद्युत गठ्ठे में अधिकांशतः लवण। यहां लवण लिया गया जिंक सल्फेट का लवण। समझना इस चीज को, जिंक सल्फेट का जो लवण लिया गया, इसी के अपोजिट एक और लवण लिया गया जिसका नाम था CuSO4, कॉपर सल्फेट। इसमें क्या लिया गया, कॉपर सल्फेट लिया गया। तो दो पात्रों में दोनों में अलग अलग क्या भर दिया गया, अलग अलग सॉल्यूशन भरा गया। दूसरी चीज, इन जो है पात्र है, पात्रों में विलयन भरा है कॉपर सल्फेट का। तो उसी से संबंधित धातु की छड़, अब जिंक सल्फेट यहां है तो जिंक की छड़ लगाई गई। किसकी छड़ लगाई गई, जिंक की छड़ लगाई गई। समझना इस चीज को, इसमें तो लगाई गई जिंक की छड़। ओके, और जहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो वहां किसकी छड़ लगाएंगे, आप ही समझ गए होंगे बेटा, वहां पर कॉपर की ही छड़ लगाएंगे। तो ये छड़ लगाएगी कॉपर की छड़। ओके, छड़ जानते हो, जो एक इलेक्ट्रोड का काम करती है। ठीक है, इसमें डूबी हुई है, दोनों को अलग अलग पात्रों में डुबो दिया गया, और इन दोनों का कनेक्शन किया गया वायर के द्वारा। और वायर से करते इलेक्ट्रोड को जब भी जोड़ते हैं, और इन दोनों वायरों के बीच में लगा दिया गया। बैटरी लगाने की आवश्यकता है नहीं रहे, बैटरी तो बना रहे, तो बैटरी बनी कि नहीं बनी, बैटरी काम कर रही है कि नहीं कर रही, इस चीज को चेक करने के लिए उसमें लगा दिया अपन ने एमीटर। क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये सिग्नल देगा हमारे को कि हाँ बिल्कुल केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहा है। ओके, ठीक। अब इसमें जो सॉल्यूशन भरा है, इन सॉल्यूशन में कांटेक्ट रहे आपस में, इसलिए क्या किया गया, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज लगाया गया। ब्रिज किसकी बनी होती है, ब्रिज जानते हो, सेतु, कांच की बनी हुई यू आकार की ट्यूब होती है इस प्रकार की, जिसको लवण सेतु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। समझना इस चीज को, किससे मिलकर बनी होती है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है, किसका मिश्रण होता है इसमें। तो लवण सेतु में HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, जिलेटिन है, लवण ही होते हैं इसमें भी, जिलेटिन, और साथ में इसको गाढ़ा बनाने के लिए अगर अगर सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, अगर अगर सॉल्यूशन भरा होता है। अगर अगर सॉल्यूशन एक गाढ़ा होता है, जो इसे क्या करता है, स्टेबल रखने का काम करता है। दोनों तरफ कॉटन से बंद रहते हैं इसके मुंह, कि जो सॉल्यूशन हमने भरा है इसके अंदर वो बाहर नहीं निकले। क्वेश्चन क्या आता है कि इस यूज क्या है फिर इसका, तो यूज क्या है, ये आयनों का आदान प्रदान करती है। क्योंकि आपको पता है आयन वायर में से केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आयन फ्लो नहीं होते। बट आपको पता है आयन का फ्लो करने के लिए आयनों का आदान प्रदान अगर करना है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। बोले तो इनके बीच संतुलन बनाए रखने का, ये भी कह सकते हो, आयनों का संतुलन बनाए रखने का काम भी इसी का है, लवण सेतु का है, ब्रिज का है। आपको पता है लवण सेतु ब्रिज जो बनते काय के लिए करते हैं, विकल उधर से इधर से आ सके, आदान प्रदान ही तो हुआ, तो यहां आयनों का आदान प्रदान करता है ये लवण सेतु। दूसरी बात कि यहां पर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये तो बताया नहीं, कौन एनोड है कौन कैथोड है ये भी नहीं पता चला। ठीक है, तो इसको पता चलने से पहले आपको बता दूं कि इसको याद नहीं रखना है, आपको केवल समझना इस चीज को, और परमानेंटली आपको प्रत्येक जितने भी सेल केमिकल सेल है उन केमिकल सेल में यही रूल लगाना है। वो रूल हुआ, एक आपकी ट्रिक बनाई गई है, वो है लोन बेटा। क्या बनाई गई है, लोन। अब लोन का मतलब यहां 4 वर्ड से है, लोन में L है, O है, A है और N है। समझना इस चीज को बेटा, L का मतलब होता है लेफ्ट है, क्या होता है, लेफ्ट होता है। O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है बेटा एनोड से, और N का मतलब होता है नेगेटिव से। किससे अर्थ हुआ, नेगेटिव से। इस चीज को समझ जाओगे आप तो सारा सेल क्लियर हो जाएगा। देखिए लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, तो अब बताओ राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। तो सीधी सी बात है, जहां आपके बोर्ड है जहां आपकी कॉपी है वहां पर ये राइट हैंड होता है जिससे आप लिख रहे हो सकता है कोई लेफ्ट से भी लिखता हो, तो ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड हुआ। ओके, अब राइट की बात नहीं कर रहा मैं, लेफ्ट की बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट हुआ ये,
लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, यानी क्लियर सी बात है इस पात्र में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी चीज एनोड है वो, बिल्कुल ये भी कह रहा है कि वो एनोड है, तो सीधी सी बात है जब ये एनोड बहता है तो ये बेटा कैथोड होगा। क्या होगा बेटा, कैथोड होगा। वो नेगेटिव भी होता है, तो एनोड की बात कर रहा है तो वो कहता है कि एनोड बेटा नेगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है कैथोड पॉजिटिव होगा। आपका दिमाग इस प्रकार चल रहा होगा कि पहले तो आपने बताया था सर कैथोड नेगेटिव होता है, बेटा वो हम बनाते सेल है जिसको हम कभी यूज के लिए बनाते हैं। मैंने पहले भी कह दिया था ये रूल वहीं तक लगते हैं, जितने भी केमिकल सेल होते हैं, जितने भी केमिकल सेल, घड़ी का सेल हुआ, दीवार घड़ी हो चाहे हाथ की घड़ी हो, रिमोट के सेल हुए, बैटरी इंजन की, किसी इंजन की बैटरी हुई, या ऐसी किसी प्रकार की बैटरी जो काम में ली जाती है, इसको चार्ज भी करते हैं, यूज एंड थ्रो भी होता है, मार्केट से हम लेके आते हैं, सारे के सारे बैटरीज, सारे के सारे सेल इसी बेस्ड होते हैं, यानी कैथोड हमेशा उसमें पॉजिटिव होता है और एनोड हमेशा नेगेटिव होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिखा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, आप उसे समझ लीजिए वो एनोड है नेगेटिव है तो, और वो कैथोड है पॉजिटिव है। इस चीज के लिए ट्रिक क्या कहती है कि लेफ्ट में, ये लेफ्ट है मेरा, ऑक्सीडेशन करवा दो, ऑक्सीडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं, होता ही है, एनोड है वो नेगेटिव है, वो एनोड नेगेटिव है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि इधर तो होता है ऑक्सीडेशन, तो इधर ऑक्सीडेशन होता है, तो इधर क्या होगा, रिडक्शन। बोले तो इधर तो ऑक्सीकरण होगा, इधर अपचयन होगा, तो वही क्या हो गया, तो रेडॉक्स हो गया। रेडॉक्स कैसा, इस केमिकल में किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो रिएक्शन जब होगी, रिएक्शन होगी तो सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इस सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। यानी इस चीज को समझिएगा, देखिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ, इधर नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है यहां तो जिंक की छड़ है, तो जिंक की छड़ का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते बेटा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और पॉजिटिव बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए किधर से, एमिटर से जाएंगे, जब भी एमिटर के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको सिग्नल मिलता है, दैट इज सेल स्टार्ट हो गया है। अब उसको रनिंग में लाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाते हैं, किसके पास, इधर वाले कैथोड के पास। अब कैथोड के पास कौन है, समझिए इस चीज को, कैथोड के पास है कॉपर बेटा, क्या है, कॉपर। अब कॉपर का यहां सॉल्यूशन भरा है, कॉपर सॉल्यूशन जो होता है ना बेटा, वो Cu प्लस और SO4 माइनस के फॉर्म में तो है बेटा, तो सीधी सी बात है जो प्लस की फॉर्म में है वो प्लस की फॉर्म में पहले से ऑलरेडी ऑक्सीडेशन हो रखा है, हमने नहीं किया था, सॉल्यूशन लिया ही हमने था ऐसा, बस होगा क्या, यहां इसका रिडक्शन, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से आता है, और इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट तब किए जाते हैं जब उसके पास कमी होती है। तो यहां सॉल्यूशन में से कॉपर आयन, सॉल्यूशन में से कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेता है, बात समझ पा रहे हो, यानी कॉपर बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, देना एनोड का काम है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेना कॉपर आयनों का काम है जिसको रिडक्शन कहते हैं, यही है अपचयन, और दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो स्वतः अपने आप हो रहे हैं, तो इसलिए इसे स्वतः सेल्फ रिडॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ रिडॉक्स, स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जितने भी केमिकल सेल है ना, ये सारे के सारे स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया पर ही आधारित होते हैं, ये चीज को समझ लेना है। इधर ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर, यहां को जरूरी नहीं कि जिंक ही ले, जिंक की आवश्यकता नहीं है, कोई भी धातु हो सकती है, ठीक है, जो लेफ्ट में ली जाती है सेल में, बनाए किसी से भी जा सकता है, जिंक खत्म हो जाए आज तो फिर भी सेल तो बनेगा ही ना, तो वहां जब भी वो लेफ्ट में ली जाएगी तो वहां उसका ऑक्सीडेशन ही होगा, जो राइट में ली जाएगी उसका रिडक्शन ही होगा। तो देखिए क्या होता है, इस प्रकार रिएक्शन होती है, ओके, ये हो गया लेफ्ट, ये राइट, ये तो इस प्रकार से सेल की बनावट हुई, सेल की क्रियाविधि हुई जो आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा जो आता है, सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि आगे प्रश्न पूछा जाता है सेल का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। देखिए इसी से, जैसा मैंने पढ़ाया इसी पर आधारित होता है और इसी से उसको लिखा जाता है कि उसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ओके।
तो हम पढ़ेंगे सेल का, इसी सेल का विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में निरूपण नहीं आता है, विद्युत रासायनिक सेलों में आता है निरूपण, ठीक है ना। प्राइमरीली इसका सूत्र होता है, ठीक है, जिस पर बेस्ड होता है ये। तो सेल का निरूपण या प्रदर्शन, सेल का निरूपण किस प्रकार इसका निरूपण किया जाता है? तो इसका निरूपण इस प्रकार किया जाता है कि सीधी सी बात है, लेफ्ट में था जिंक, ओके, जिंक का तो हो रहा है जिंक प्लस आयन, ओके, जिंक प्लस आयन बन रही है, ठीक, और कॉपर आयन जो थे उन कॉपर आयनों का बन रहा है कॉपर। देखिए ये तो मैं लिख रहा हूं इसकी, इस सेल की, किस सेल की पूरी संपूर्ण अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया। देखो इधर तो जिंक से जिंक प्लस बना था, उधर वाला कॉपर प्लस से कॉपर बना था ना। तो ये हुआ क्या कि ये तो है जिंक, ये है कॉपर आयन, इसका तो होगा अपचयन, इसका होगा ऑक्सीकरण। देखो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, ये दोनों को साथ में लिख सकते हो, और ये हो गया इसका रिडक्शन। तो दोनों को साथ में प्रदर्शित किया है। बोले तो इसको तो मैं कहूंगा नेट सेल अभिक्रिया, ये पूछी जाती है आपको, नेट सेल अभिक्रिया लिखिए डेनियल सेल की, तो ये आप लिखोगे। निरूपण की बात मैं अब करता हूं। निरूपण का मतलब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, ये इस अभिक्रिया से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। कैसे समझना इस चीज को, देखिए जिंक को लिखेंगे सबसे पहले, जिंक, लेफ्ट में जिंक है तो जिंक लिखेंगे, राइट में कॉपर है तो कॉपर लिखेंगे, ओके। दूसरी चीज, ये किसमें डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ तो कॉपर सल्फेट लिख दो। ये किसमें डूबा हुआ है, एक लाइन खींच के डूबा हुआ है, मतलब ये सॉल्यूशन का पार्ट है, तो जिंक सल्फेट में। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है, तो कनेक्ट करने का काम बेटा लवण सेतु का है, तो उसके लिए 2 लाइन लिखी जाती है। इस प्रकार सेल का निरूपण किया जाता है। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में आएगा, जो राइट में है वो राइट में आएगा, और बीच में आएगी डबल लाइन जिसको कहते हैं सोल्ट ब्रिज। क्या है ये, सोल्ट ब्रिज। बोले तो लवण सेतु है, क्या है ये, लवण सेतु, सेतु कहेंगे, ये ब्रिज है, ओके। इस प्रकार इसको निरूपण किया जाता है। तो प्रश्न आता है निरूपण का भी और नेट सेल अभिक्रिया का भी, दोनों को आपको ध्यान रखना है, किसी भी सेल के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। इस सेल को पहले तो अलग अलग पात्रों में था, इसको एक पात्र के अंदर दूसरा पात्र रखे भी इसको बनाया जा सकता है। इसको आप साइंटिस्ट किसी प्रकार से भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट ये मेथड पैटर्न इसका ये का ये रहेगा जो आपको एग्जाम में आएगा। इसी प्रकार एक्सप्लेन करना है इसको, और इसी प्रकार आपको इसको समझाना है। हम आगे चलते हैं। देखिए सेल जब भी काम करता है तो प्रत्येक सेल की पावर है, प्रत्येक सेल की क्या होती है बेटा, पावर होती है। उस सेल की पावर को कैसे डिनोट करते हैं, पावर मतलब समझ रहे हो ना आप, प्रत्येक सेल की शक्ति होती है, उस शक्ति कितनी होती है और कैसे उसको मेजर करते हैं या कैसे उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो सेल का होता है विभव, सेल का होता है विभव। तो सेल विभव, सेल विभव, प्रत्येक सेल की पावर को सेल विभव से मापा जाता है। हालांकि उसकी जो इकाई है वो वोल्ट होती है, प्रत्येक 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, कहा जाता है ना, इसका पावर तो है, सेल विभव कहलाता है, ठीक है। तो सेल विभव क्या है, तो सेल विभव क्या है, इसको कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए सेल जो भी होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड जरूर होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रोड होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इन दोनों इलेक्ट्रोडों पे जो विभव होता है, यहां का विभव, यहां का विभव, सेल के विभव को ई से डिनोट करते हैं, परिचित हो किससे, ई से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कैथोड हुआ, क्या है कैथोड, और ये एनोड हो गया, ठीक है। तो इनके विभव का जो अंतर आएगा, इनके विभव का जो अंतर आएगा उसी को बेटा सेल विभव कहते हैं। सेल का विभव 2 इलेक्ट्रोडों के, इस पे विभव आएगा, कोई ना कोई पोटेंशियल चार्ज उत्पन्न होगा इस पे इलेक्ट्रोड पे, जैसे कि मैंने बनाए थे 2 इलेक्ट्रोड बनाए थे, उन दोनों इलेक्ट्रोडों पे कोई ना कोई चार्ज जरूर उत्पन्न होता है, होता है नहीं होता, होता है। उनके अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहा जाता है। पर समस्या आके यहां रुक जाती है कि फिर विभवांतर क्या है, ये भी तो विभव का ही अंतर है ना। तो ये क्या है, ये कहां से निकल के आता है बेटा, ये भी उसी सेल से आता है, और ये भी उन दोनों, उस सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को ही बताता है। मतलब ये भी विभव का अंतर है, ये भी विभव का अंतर है, तो फिर क्या अंतर है दोनों में। देखिए अंतर ये है कि सेल किस कंडीशन में है, ये अंतर है, समझना इस चीज को। देखिए एक सेल आप लाते हो किसी दुकानदार से, किसी फैक्ट्री से, जो बिल्कुल नया है,
नया सेल है, नए सेल को अगर आप टेस्ट करोगे तो बिल्कुल चालू है और उसमें उतनी पावर जितनी बताई गई है वो है, बट उसको यूज अगर ले लोगे तो क्या पावर उतनी रहेगी उसमें, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। बट कुछ सेल ऐसे होते हैं जैसे कि जो दीवार घड़ी में जो डलता है, हाथ की घड़ी में जो आता है, वो तो एक बार यूज होने के बाद फेंक दिया जाता है। तो यूज एंड थ्रो वाले सेल जो आते हैं, अगर उसको यूज कर लिया गया एक बार, वो यूज करके आधा यूज करके आपको दे दिया जाए, आपको आधा यूज करके दे दिया जाए और आपने वो चेक किया जैसे कि 1.2 वोल्ट का जब आता है वो सेल, तो क्या आप चेक करोगे तब आएगा? नहीं, पर कुछ तो आया ना। वो जो आया कुछ भी वो कहलाता है विभवांतर। कह सकते हैं चालू सेल का ज्ञात करते हैं तो विभवांतर निकल के आता है। निकालने का तरीका मैंने बता दिया। किसी भी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल विभव या विभवांतर कहते हैं। बट वो सेल क्या ले लिया गया हो, काम में ले लिया गया हो, चालू हो, तब तो आएगा विभवांतर। और यदि बंद नया सेल बिल्कुल पेक हो ना, तो बंद सेल का आएगा बेटा सेल विभव। ये बिल्कुल वास्तविक मान आता है। पहला अंतर तो हुआ ये। दूसरा, ये उसका वास्तविक मान आता है, ये उसका अवास्तविक। अवास्तविक समझ गए ना? जो रियल मान होता है वो नहीं आता है। काल्पनिक मत कह देना इसको, कल्पना तो करते ही नहीं है ना, मेजर तो करते हैं, पर जो होना चाहिए 1.1 की वोल्ट आएगा, अगर उसका 1.2 वोल्ट होता है तो रियल मान नहीं आएगा। जितना अधिकतम होना चाहिए वो आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेल विभव निकालना पड़ेगा। कम निकालना है तो उसके लिए विभवांतर निकालना पड़ेगा। फिर आप कहोगे सर नए सेल में यूज चेक कैसे करें इसको? तो बेटा चेक करने के लिए यूज करते हैं विभव मापिका।